बाहर ही खड़ी रहो या जाकर थाने में बैठ जाओ, हम लोग डिनर कर रहे हैं। मेरी बहू सोनिया की यह आवाज़ बंद दरवाजे के आर पार ऐसी लगी जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। बारिश मेरे सिर से कंधों तक बह रही थी। मेरे हाथ में दो भीगे हुए बैग थे, एक में मेरे पोते आरव के लिए खिलौना, दूसरे में सोनिया के लिए काजू कतली, और मैं अपने ही बेटे के घर के बाहर गेट के नीचे एक भीगी हुई परछाई बनकर खड़ी थी। क्या मैं सच में इस घर की कोई नहीं हूँ? अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, आप ये कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं? नीचे कमेंट में अपना शहर लिख दीजिए। मुझे सच में जानना है ये कहानी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब सुनिए, मेरा नाम हेमलता है, उम्र 69 साल। 5 साल पहले मेरे पति चले गए, तब से मैं अकेली हूँ। पर कमज़ोर नहीं, मैंने पूरी जिंदगी काम करके अपने बेटे रोहन को पढ़ाया। मैं सरकारी स्कूल में सहायक थी, ज़्यादा तनख्वाह नहीं, पर ईमानदार कमाई। रोहन की पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसकी शादी सब मैंने अपनी बचत से किया। शादी के बाद रोहन और सोनिया को फ्लैट चाहिए था। माँ, बस थोड़ी मदद कर दो, हम बाद में संभाल लेंगे, उन्होंने कहा। मैंने भरोसा कर लिया। कागज़ों में मेरा नाम सह आवेदक बन गया और ईएमआई हर महीने मेरे खाते से कटने लगी। फिर स्कूल फीस, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर किराना। धीरे धीरे मदद रोज़ की ज़रूरत बन गई और मेरी जिंदगी उनके खर्चों की लिस्ट। उस दिन भी मैं खुश थी। 3 महीने से मैंने आरव को ठीक से नहीं देखा था। सोनिया ने पहले साफ कहा था, माँ जी, बिना बताए मत आया कीजिए। मैं समझती थी मैं बिना बताए नहीं जाती। फिर रोहन का मैसेज आया, माँ आज शाम आ जाओ, आरव बहुत याद कर रहा है, डिनर साथ करेंगे। उस एक लाइन ने मेरी सारी थकान मिटा दी। मैंने अपनी मैरून साड़ी पहनी, छोटे मोती के झुमके लगाए और सोचा आज परिवार मिलेगा। मैं आरव के लिए रिमोट वाली छोटी कार ले आई। सोनिया मिठाई पसंद करती थी तो मैंने अच्छी सी काजू कतली भी ले ली। बाहर बादल घिरे थे पर मेरा मन साफ था। मैं ऑटो और मेट्रो बदलकर उनकी सोसाइटी तक पहुंच गई। फ्लैट के दरवाजे पर मैंने बेल बजाई और मन में सोचा आरव दौड़कर आएगा, दादी कहेगा, मेरे पैर से लिपट जाएगा। मगर दरवाज़ा सोनिया ने खोला। चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखों में अपनापन नहीं। अंदर से लोगों की हंसी, प्लेटों की खनक, मसालों की खुशबू साफ आ रही थी। मैंने खुशी से कहा, बेटा मैं आ गई। सोनिया ने मेरे हाथों के बैग देखे और बोली, माँ जी 1 मिनट बाहर ही रुकिए, अंदर मेहमान है। मैंने चौंक कर कहा, पर रोहन ने बुलाया है। उसने बस इतना कहा, मैं अभी आती हूँ, और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर खड़ी रह गई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अंदर हंसी बढ़ती गई जैसे कोई पार्टी हो। मैंने फिर बेल बजाई। इस बार रोहन ने खोला। मेरा बेटा, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, पर उसके चेहरे पर शर्म भी थी और झुंझलाहट भी। वह बोला, माँ आज सोनिया की फ्रेंड्स आ गई हैं, खाने का हिसाब बिगड़ गया, आप कल आ जाना। मेरे कानों में जैसे सीटी सी बज गई। मैंने धीरे से कहा, बेटा मैं बस थोड़ा बैठकर सूख जाऊं, बाहर मौसम बदल रहा है और मैं आरव के लिए गिफ्ट लाई हूँ। रोहन ने पीछे देखा जैसे किसी की मंजूरी चाहिए। तभी अंदर से सोनिया की आवाज़ आई, रोहन बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। और रोहन ने मेरे सामने बिना मुझे अंदर बुलाए दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी बारिश शुरू हो गई, पहले बूंदें, फिर तेज़ हवा बारिश को शेड के नीचे तक धकेल रही थी। मेरी साड़ी भीग गई, मेरी चप्पलें पानी में फिसलने लगीं। बैग भारी होते गए क्योंकि कागज़ पानी पी रहा था। मैं दरवाजे के पास ही सिमटी रही। मेरे मन में उम्मीद थी, बस अभी रोहन आएगा, समझ जाएगा। पर मिनट घंटे बनते गए। मैं घड़ी देखती रही। 6:45, 7, 20, 8। अंदर से टीवी की आवाज़, हंसी, चमचों की खनक, सब लगातार जैसे मेरे बिना उनका जीवन जरा भी नहीं रुका। और फिर मैंने अंदर की बातें सुन ली। एक महिला बोली, कौन थी? सोनिया हंसी, रोहन की माँ बस ऐसे ही आ जाती हैं। किसी ने कहा,
अरे बुला लो, सोनिया बोली। नहीं यार, फिर सलाहें, फिर ताने, और वो दिखाती है कि पैसे देती है तो मालिक बन गईन। रोहन की आवाज़ आई। उसको ठंड लग जाएगी, सोनिया ने जवाब दिया। ड्रामा मत करो, उसे जाना होगा तो जाएगी, बाहर खड़ी रहे या थाने में बैठ जाए। हम डिनर कर रहे हैं। फिर ठहाका, मेरा शरीर कांप गया, पर ठंड से नहीं, शर्म से। मैंने एक बार फिर बेल बजाई। इस बार रोहन ने दरवाज़ा थोड़ा खोला, इतना कि चेहरा दिख जाए। उसने कहा, माँ प्लीज़ जाइए, आप बीमार पड़ जाएंगी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा बस 5 मिनट अंदर बैठने दे, मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी। रोहन ने आंखें चुराईं। माँ, मेहमानों को अजीब लगेगा, मैंने पूछा। और मुझे बाहर भीगते देखना अजीब नहीं लगता? वह जवाब नहीं दे पाया। अंदर से सोनिया चिल्लाई, रोहन बंद करो। और मेरे बेटे ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस समय मैं पहली बार सच में डर गई। मेरे जोड़ों में दर्द बढ़ रहा था, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। बारिश अब सीधी नहीं गिर रही थी, हवा उसे तीर की तरह मार रही थी। मैंने सोसाइटी के गार्ड को बुला सकती थी, पर मुझे लगा अगर आज मैं गार्ड के सामने रोऊंगी तो कल यही लोग कहेंगे, देखो वो फिर ड्रामा कर रही थी। यही तो वो खेल है, पहले अपमान करो, फिर पीड़ित को ही ड्रामेबाज कह दो। खिड़की के पास पर्दा थोड़ा हटा। सोनिया ने अंदर से झांक कर मुझे देखा। उसके हाथ में एक ग्लास था और मेरे लिए वो सिर्फ एक चमकता हुआ मजाक था। वह मुस्कराई, प्यार वाली मुस्कान नहीं, जीत वाली मुस्कान। फिर पर्दा बंद। मेरे दिल में कुछ टूट गया। उस पल मुझे समझ आया कि यह सिर्फ मेहमान वाली बात नहीं थी, यह मुझे मेरी जगह दिखाने की कोशिश थी, और मेरी जगह उनके हिसाब से बाहर थी। यही वो जगह है जहां मैं आपको एक बात सिखाना चाहती हूँ, बहुत आसान शब्दों में। जब कोई परिवार आपके पैसे पर चलता है तो 2 खतरे होते हैं। पहला, वो धीरे धीरे आपको सिर्फ एटीएम समझने लगता है। दूसरा, आप खुद डरने लगते हैं कि अगर आपने पैसे रोके तो रिश्ता टूट जाएगा, और अगर रिश्ता पैसे पर टिका है तो वो रिश्ता पहले से ही टूटा हुआ है। उस रात बारिश ने मेरे कपड़े नहीं भिगोए, उसने मेरे भ्रम धो दिए। मैंने फिर खिड़की से आरव को देखा, वह मुझे देख रहा था। उसने अपना छोटा हाथ कांच पर रखा, मेरे अंदर दादी वाला प्यार जागा। मैं मुस्कराई ताकि उसे डर न लगे, पर तभी सोनिया ने उसे पीछे खींच लिया, जैसे वह कोई गलत काम कर रहा हो। उसने कहा, आरव अंदर आओ, दादी नाटक कर रही हैं। आरव के चेहरे पर डर आ गया, डर मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से। और उसी पल मैंने तय कर लिया कि मैं इस डर को उसकी आदत नहीं बनने दूंगी। मैंने फ़ोन निकाला, स्क्रीन पर पानी था, उंगलियां कांप रही थी। मैंने अपनी दोस्त वंदना को कॉल किया और बस इतना कहा, मैं रोहन के घर के बाहर हूँ, बारिश में अगर कल सुबह मुझे बुखार हो तो डॉक्टर का नंबर भेज देना। वंदना घबरा गई, अरे अंदर क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा, उन्होंने अंदर नहीं बुलाया। उधर से उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, क्या? मैंने तुरंत कॉल काट दी, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती थी, मैं आज खुद को संभालना चाहती थी। फिर मैंने बैंक की हेल्पलाइन डायल की। मेरे खाते एक सरकारी बैंक में थे और मोबाइल बैंकिंग भी चालू थी। कॉल कनेक्ट हुआ, उधर से आवाज़ आई, नमस्कार, ग्राहक सेवा में आपका स्वागत है। मैंने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, मुझे अपने खातों पर तुरंत रोक लगवानी है मैडम, कारण अनधिकृत लेनदेन का शक। मैंने कहा, ताकि वे देर न करें। ऑपरेटर ने पहचान के सवाल पूछे। ओटीपी आया, मैंने भीगे हाथों से ओटीपी डाला। ऑपरेटर बोला, मैडम आपके नाम से जुड़े कुछ खाते, एक होम लोन और 2 कार हैं, रोक लग जाए तो यूपीआई कार्ड नेट बैंकिंग सब बंद हो जाएगा, क्या आप पक्की हैं? मैंने खिड़की से अंदर देखा, सोनिया मिठाई परोस रही थी, रोहन हंस रहा था, आरव ताली बजा रहा था, और मैं बाहर ठंडी गीली चुप। मैंने धीरे से कहा, हाँ मैं पक्की हूँ। ऑपरेटर ने कहा, ठीक है मैडम, रिक्वेस्ट दर्ज हो गई है, थोड़ी देर में लागू होगी, एसएमएस से पुष्टि आ जाएगी। मैंने फ़ोन जेब में रखा
और पहली बार उस रात हल्का सा मुस्कराई क्योंकि अब खेल बदल चुका था। मेरे हाथ से मिठाई का डिब्बा लगभग गल चुका था। आरव की कार का डिब्बा भी नरम पड़ गया था, पर मेरे अंदर की रीढ़ पहली बार सीधी हो रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, बेल नहीं बजाई, बस धीमे से कहा, कल सुबह जब तुम्हारा कार्ड मशीन पर डिक्लाइन होगा तब तुम समझोगे बारिश क्या होती है। और उसी पल मेरे फ़ोन में SMS की कंपन हुई, पर मैंने स्क्रीन नहीं देखी। मैं बस वहीं खड़ी रही, क्योंकि मुझे पता था अगली आवाज़ अब अंदर से बाहर आने वाली है। मैं उस SMS को वहीं बारिश में नहीं पढ़ी। मैंने बस फ़ोन को अपने पर्स में वापस डाल दिया और सड़क की तरफ चल पड़ी। साड़ी मेरे पैरों से चिपक रही थी, बालों से पानी टपक रहा था, काजू कतली का डिब्बा भीगकर भारी हो गया था और आरव की छोटी कार का डिब्बा अंदर से नरम पड़ चुका था। फिर भी उस रात मैं पहली बार खुद को कमज़ोर नहीं, जागी हुई महसूस कर रही थी। मैं गेट के बाहर निकली तो एक ऑटो मिला। ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोला, अम्मा भीग गई आप, सब ठीक तो है? मैंने बस इतना कहा। घर चलो। रास्ते भर ऑटो की छत पर बारिश की आवाज़ ऐसे बज रही थी जैसे कोई ढोल हो, और मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे बहुत समय बाद कोई भारी बोझ उतर रहा हो। घर पहुंचकर मैंने गर्म पानी से नहाया, कपड़े बदले और बिना किसी को कॉल किए सो गई। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, पर मेरे भीतर डर भी नहीं था। मुझे बस यह पता था कि कल सुबह जब रोहन और सोनिया अपनी आराम वाली जिंदगी चलाने उठेंगे तो उन्हें पहली बार लगेगा कि पैसों का स्विच किसी और के हाथ में भी होता है। सुबह मेरी आंख खुली तो बाहर धूप थी, बारिश रात में ही थम गई थी। मैंने चाय बनाई और खिड़की के पास बैठ गई। फ़ोन उठाया, बैंक का मैसेज था, आपके अनुरोध अनुसार खातों/कार्ड/UPI पर अस्थायी रोक लागू कर दी गई है। मैंने लंबी सांस ली। अब कोई गुस्सा नहीं था, बस फैसला था, क्योंकि जो लोग उन्हें सीमा समझानी पड़ती है और सीमा समझाने के लिए आवाज़ ऊंची नहीं करनी पड़ती, कदम मजबूत करने पड़ते हैं। मैं चाय पी ही रही थी कि मेरा फ़ोन बजने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार। स्क्रीन पर रोहन का नाम था। मैंने उठाया नहीं, 10 सेकंड बाद फिर कॉल। फिर मैंने फ़ोन साइलेंट किया और अपना टोस्ट प्लेट में रख लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 5 मिनट बाद डोरबेल बजी। मैं समझ गई उनकी घबराहट अब घर से निकलकर मेरे दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रोहन खड़ा था। आंखों में रात वाली शर्म नहीं, अब डर था। उसके पीछे सोनिया थी, माथे पर शिकन, बाल बिखरे हुए, हाथ में फ़ोन। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसकी कुर्सी खींच ली हो। रोहन ने जल्दी से कहा, माँ अंदर आ सकता हूँ? मैंने शांत आवाज़ में कहा, बोलो, यही बोलो। उसने निगलकर कहा, माँ कार्ड काम नहीं कर रहे, UPI भी बंद है, बैंक कह रहा है खाते पर रोक है। आपने क्या किया? सोनिया बीच में कूद पड़ी। हाँ, आपने क्या किया? मुझे सुपरमार्केट में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। बिल नहीं कटा, लोग देख रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत साधारण तरीके से पूछा, और मुझे कल रात 3 घंटे बारिश में खड़ा देखकर तुम्हें शर्म नहीं आई? सोनिया ने मुंह खोला, पर आवाज़ नहीं निकली। रोहन ने धीरे से कहा, माँ वो कल मेहमान थे सब। अचानक मैंने टोस्ट का एक टुकड़ा उठाया, आराम से खाया और कहा, अचानक तुम्हारे घर में मेहमान आ गए तो तुमने अपनी माँ को बाहर खड़ा कर दिया क्या? यह भी अचानक था? रोहन की आंखें नीचे झुक गईं। सोनिया तड़पकर बोली, माँ जी, आप समझती क्यों नहीं? आप हमेशा ऐसे समय पर आ जाती हैं जब। मैंने उसका वाक्य काटा नहीं, बस धीरे से कहा, मैं कल उसी समय आई थी जिस समय तुमने बुलाया था। रोहन घबरा गया, माँ मैंने बुलाया था, पर मैंने उसकी तरफ देखा, पर तुमने कहा कोई नहीं जरूरी, याद है? रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सोनिया ने तुरंत कहा, ये गलतफहमी है। आरव ने कुछ भी। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका, मैं यहाँ बहस करने नहीं बैठी, मैं बस बताने बैठी हूँ कि अब क्या होगा। रोहन ने बेचैनी से पूछा, अब क्या होगा? मैंने कुर्सी दिखाकर कहा, बैठो। दोनों बैठ गए।
जैसे स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल के सामने बैठते हैं। उनकी आंखों में डर साफ था, पैसे का डर, जीवन शैली का डर। और मैं यह बात समझ चुकी थी कि जो रिश्ता सिर्फ डर से चलता है वह प्यार नहीं होता। मैंने कहा, पहली बात, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं आरव की दादी हूँ, रोहन की माँ हूँ, पर मैं अब तुम्हारी जेब नहीं हूँ। सोनिया ने तुरंत कहा, पर आप ही तो हमेशा। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं ही हमेशा। और इसी हमेशा ने तुम्हें यह हिम्मत दी कि तुम मुझे बाहर खड़ा कर सको। रोहन ने धीरे से कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो, हम गलती कर बैठे। मैंने पूछा, किस बात की गलती? रोहन चुप। सोनिया ने जल्दी जल्दी कहा, माँ जी, कल मेरी जुबान फिसल गई। मैंने कहा, ठीक है, याद करके बोलो, कौन सा वाक्य? सोनिया की आंखें इधर-उधर भागी। रोहन ने दबे स्वर में कहा, माँ प्लीज़, इसे इतना मत खींचो। मैं शांत रही। इतना? मैंने कहा, 3 घंटे की बारिश इतना है, अपने ही परिवार की आंखों में बेइज्जती इतना है। सोनिया ने गुस्से और डर के बीच कहा, तो अब आप क्या चाहती हैं? हम माफ़ी मांग रहे हैं। न, मैंने बहुत सीधी बात कही। मैं माफ़ी नहीं, बदलाव चाहती हूँ, और बदलाव के लिए नियम चाहिए। रोहन ने घबराकर कहा, माँ, नियम? ये हमारा घर है। मैंने उसी पल उसकी बात रोक दी। तुम्हारा घर? मैंने हौले से हंसी। उस घर की ईएमआई किसके खाते से कटती है? रोहन। रोहन का गला सूख गया। सोनिया की आंखें फैल गईं। मैंने कहा, सुनो, मैं किसी से झगड़ा नहीं चाहती, लेकिन मैं अब अपना सम्मान मुफ्त में नहीं बांटूंगी। रोहन ने धीमे से कहा, ठीक है माँ, आप जो कहो। मैंने कहा, अच्छा तो सुनो, नियम नंबर 1, आज से मैं हर महीने तुम्हारे खाते में फिक्स पैसा नहीं डालूंगी। सोनिया झटके से उठी, क्या मतलब? फिर घर कैसे चलेगा? स्कूल फीस? मैंने उसी तरह शांत रहकर कहा, यही तो सीख है, घर चलाना जिम्मेदारी है, एहसान नहीं। तुम दोनों जवान हो, काम कर सकते हो। सोनिया ने तेज आवाज में कहा, मैं घर संभालती हूँ। मैंने कहा, आरव स्कूल जाता है, घर में मेड है। और सच बोलो, तुम दिन का कितना समय फ़ोन में बिताती हो? सोनिया गुस्से से कांपी। रोहन ने बीचपचाव किया, माँ, सोनिया नौकरी ढूंढ लेगी। मैंने कहा, अच्छा तो नियम नंबर 2, सोनिया को 30 दिन के अंदर कोई भी नौकरी करनी होगी। कोई भी, ऑफिस हो या दुकान, स्कूल हो या कॉल सेंटर, सुपरमार्केट हो या किचन, काम छोटा नहीं होता। सोनिया फुसफुसाई, मैंने 8 साल काम नहीं किया। मैंने कहा, मैंने 30 साल काम किया है, और फिर भी मैं 69 की उम्र में तुम्हारी ईएमआई दे रही थी। सोचो, ये कैसा मजाक था? रोहन ने सिर पकड़ लिया। मैंने आगे कहा, नियम नंबर 3, मैं केवल आरव की बेसिक जरूरतें देखूंगी, वो भी सीधे उसके नाम। या स्कूल में तुम्हारे घूमने फिरने, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रांडेड चीज़ें, बाहर का खाना, सब खत्म। सोनिया ने तड़पकर कहा, आप हमें सजा दे रही हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें असली दुनिया दिखा रही हूँ। शिक्षा यही है, जो चीज़ मुफ्त मिलती है उसकी कीमत समझ नहीं आती। रोहन ने धीरे से पूछा, माँ, खाते कब खुलेंगे? मैंने कहा, जब मुझे लगेगा कि तुम दोनों ने समझा है कि कल रात क्या हुआ। सोनिया ने गुस्से में कहा, तो हम घुट घुट कर रहे? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, घुट घुट कर मैं रही हूँ बेटा, तुम सिर्फ आदत छोड़ोगे। रोहन ने सहमी आवाज में कहा, माँ, पर बैंक के एमई स्कूल? मैंने कहा, यही तो तुमने मुझे कल रात थाने में बैठने कहा था। आज तुम्हें बैंक की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ खड़े होकर याद करो कि मैं कल कहाँ खड़ी थी। सोनिया ने दांत भींचे, आपको बस बदला चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मुझे सुरक्षा चाहिए, अपनी बचत की, अपने सम्मान की, और आरव के भविष्य की। फिर मैंने एक बात बहुत हल्की भाषा में कही, ताकि कोई भी समझ सके, अगर तुम किसी इंसान को बार बार इस्तेमाल करते हो तो एक दिन वह इंसान या तो टूट जाता है या बदल जाता है। कल रात मैं टूटी नहीं, मैं बदली हूँ। रोहन की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, माँ, मैंने बहुत गलत किया, मुझे कल आपको अंदर लेना चाहिए था। मैंने कहा, तुम्हें सिर्फ अंदर नहीं लेना था,
तुम्हें अपनी पत्नी को रोकना था, तुम्हें अपने बेटे को सही चीज़ दिखानी थी। सोनिया ने तुरंत कहा, तो आप चाहती हैं रोहन मेरे खिलाफ जाए? मैंने कहा, मैं चाहती हूँ रोहन सही के साथ जाए, चाहे वो किसी के खिलाफ लगे या किसी के साथ। सोनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, आप चाहती हैं कि मैं आपके सामने झुकूं? मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बनो। सिर्फ बहू नहीं, कल तुमने मुझे कुत्ते जैसी बात कही थी, आज तुम इंसान की तरह बात करना सीखो। सोनिया चौंक गई। मैंने नहीं कहा। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, मैंने कल सब सुना, दीवारें पतली थीं और अगर तुम सच छुपाओगी तो तुम्हारा बदलाव कभी नहीं होगा। रोहन ने धीमे से कहा, सोनिया तुमने ऐसा कहा था? सोनिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं गुस्से में थी। मैंने कहा, गुस्सा सच का मुखौटा नहीं होता, सच की झलक होता है। कमरे में सन्नाटा हो गया। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। मुझे कोई जीत का नशा नहीं था, बस एक कठोर सच्चाई थी। अगर मैं अब भी नरम पड़ गई तो ये लोग मुझे फिर उसी जगह खड़ा कर देंगे। रोहन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ हम क्या करें? मैंने कहा, पहला काम, आज तुम दोनों आरव को मेरे घर छोड़ो और खुद जाकर बैंक में बैठो। अपने खर्चे, अपने कागज, अपनी जिम्मेदारियां समझो। दूसरा काम, सोनिया कल से नौकरी खोजने निकलेगी, घर बैठकर फॉर्म भरना नहीं, बाहर निकलकर। सोनिया ने तिलमिलाकर कहा, ये बहुत अपमानजनक है। मैंने उसी शांत आवाज़ में कहा, अपमानजनक? कल की बारिश से ज़्यादा। इस सोनिया के पास जवाब नहीं था। रोहन उठकर बोला, माँ आरव अभी स्कूल जाएगा। मैंने कहा, आज नहीं, आज उसे घर पर रहने दो। आज उसे एक पाठ पढ़ना है। जब घर में बड़े को अपमान मिलता है तो घर की जड़ हिलती है। सोनिया ने ताना मारा, आप बच्चे को भी हमारे खिलाफ कर रही हैं। मैंने कहा, मैं बच्चे को सच के साथ खड़ा कर रही हूँ। तभी मेरे फ़ोन पर फिर से बैंक का मैसेज आया, किसी ट्रांजैक्शन का प्रयास फेल हुआ। उसके तुरंत बाद सोनिया का फ़ोन बजा। उसने उठाया और उसकी आवाज़ बदल गई। हाँ क्या? नहीं अभी। अच्छा। उसने कॉल काटा और रोहन की तरफ देखा। रेस्टोरेंट वाला पेमेंट भी नहीं हुआ और बिजली का बिल आज लास्ट डेट है। रोहन की आंखें डर से भर गईं। उसने मेरी तरफ देखा, माँ प्लीज़, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, ज़रूरी चीज़ें वही होती हैं जो आप खुद की कमाई से करते हो। रोहन, मेरी कमाई तुम्हारी आदत बन चुकी थी, अब आदत टूटेगी। सोनिया ने अचानक रोना शुरू कर दिया, पर वह रोना पछतावे का नहीं था, डर का था कि सुविधा छिन रही है। उसने कहा, हम फंस जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, लोग कल मुझे भीगते देख रहे होते तो क्या कहती? सोनिया चुप हो गई। फिर मैंने आखिरी बात कही, बिल्कुल साफ, मैं खाते आज नहीं खोलूंगी। और एक बात, आज शाम तक तुम दोनों को मेरे घर आकर बैठना होगा, मेरे साथ, आरव के सामने और वंदना के सामने भी, क्योंकि वंदना मेरी गवाह होगी। तुम लोग यह बात लिख कर दोगे कि आगे से मुझे अपमान नहीं होगा और मैं तुम्हारी बैंक नहीं रहूंगी। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। सोनिया ने दांत भींचकर कहा, ठीक है। वे दोनों चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ तो मेरा दिल थोड़ी देर तेज धड़का, क्योंकि सच यह है, सीमा बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने आपका अपना बच्चा हो। लेकिन उसी समय भीतर से एक और डर उठा, आरव का चेहरा, जो कल कांच के पीछे डर गया था। मैं नहीं चाहती थी कि वह बड़ा होकर यही सीखे कि जिनके पास पैसा है उन्हें बाहर खड़ा किया जा सकता है और फिर उनसे पैसे भी मांगे जा सकते हैं। मैं चाहती थी कि वह सीखे सम्मान पहले आता है, सुविधा बाद में। दोपहर तक मेरे पास वंदना आ गई। मैंने उसे सब बता दिया। वह गुस्से से लाल हो गई। हेमलता, तुमने बहुत देर कर दी ये कदम उठाने में। मैंने कहा, शायद, लेकिन कल रात की बारिश ने मुझे जगा दिया। शाम करीब 6 बजे फिर डोरबेल बजी। इस बार रोहन अकेला नहीं था, सोनिया भी थी और उनके बीच में आरव के हाथ में वही छोटी कार थी। गीली होने के बाद भी
उसने उसे पकड़ रखा था, जैसे वो मेरी तरफ से प्यार का आखिरी धागा हो। आरव ने मुझे देखा और धीमे से बोला, दादी सॉरी, मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने उसे बाहों में भर लिया और वहीं तय कर लिया कि मैं इस कहानी को सिर्फ बदले की कहानी नहीं बनाऊंगी, मैं इसे सीख की कहानी बनाऊंगी, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें समझ आए कि परिवार में पैसे का सहारा देना गलत नहीं है, पर पैसे के बदले अपमान सहना सबसे बड़ा नुकसान है। तभी सोनिया ने मेरे सामने बैठते हुए कहा, माँ जी आज बैंक में उन्होंने कहा EMI कट नहीं पाएगी, तो मैंने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। मैंने कहा, तो कल जिस घर के बाहर तुमने मुझे खड़ा रखा था वही घर अब तुम्हें डराने लगा है। वह चुप हो गई। रोहन ने धीरे से कहा, माँ मुझे समझ आ रहा है, हम आपकी मेहनत को, आपकी इज्जत को। उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने कहा, समझ आ रहा है या डर लग रहा है? रोहन ने आंखों में आंख डालकर कहा, दोनों, लेकिन पहली बार मैं सच में शर्मिंदा हूँ। वंदना ने सामने से कहा, शर्मिंदा होना शुरुआत है, पर अब बदलाव चाहिए। सोनिया ने आरव की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में पहली बार कुछ अलग था, हार नहीं, शायद थोड़ा होश। उसने धीमे से कहा, माँ जी कल मैंने जो कहा वो बहुत गलत था। मैंने पूछा, क्या कहा? सोनिया ने सांस ली और फिर बहुत धीरे उसने वही शब्द दोहराए जिनसे मेरा दिल टूटा था। मैंने कहा था, आप बाहर ही रहें या थाने चली जाएं, हम डिनर कर रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने माँ की तरफ देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये कैसी बात थी। रोहन ने अपनी पत्नी को देखा और उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं, दुख था। मैंने सोनिया से कहा, अब बताओ तुम्हें यह बोलते समय कैसा लगा था? सोनिया ने सिर झुका लिया। मुझे लगा मैं सही हूँ कि आप सीमा नहीं मानती। मैंने कहा, और अब? उसने धीरे से कहा, अब लग रहा है मैं गलत थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती सोनिया, क्योंकि असली परीक्षा कल से शुरू होगी, जब तुम्हारे पास बहाना नहीं होगा और तुम्हें सच में काम करना होगा, सच में खर्च संभालना होगा, सच में रिश्ते निभाने होंगे। रोहन ने तुरंत कहा, माँ मैं सब करूँगा, मैं नौकरी के साथ साथ। मैंने कहा, ठीक, पर एक बात याद रखना, जो आदमी अपनी माँ को दरवाजे पर छोड़ सकता है वो कल अपने बेटे को भी कहीं छोड़ सकता है, इसलिए अब तुम बदलोगे। रोहन ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं बदलूंगा। मैंने वंदना की तरफ देखा, कागज निकालो। वंदना ने कागज और पेन रख दिया। मैंने कहा, लिखो, हम हेमलता जी का सम्मान करेंगे, बिना बुलाए नहीं आएंगी, ठीक है? पर बुलाने के बाद बाहर नहीं खड़ा करेंगे, और सबसे जरूरी उनके पैसों को अधिकार नहीं समझेंगे। रोहन ने लिखा। सोनिया ने भी साइन किया। फिर मैंने कहा, अब सुनो, मैं खाते कल सुबह खोलूंगी या नहीं, यह एक बात पर होगा। रोहन ने पूछा, कौन सी? मैंने कहा, कल सुबह सोनिया मेरे साथ चलेगी। सोनिया चौंकी। कहाँ? मैंने कहा, काम ढूंढने, और सिर्फ अच्छा काम नहीं, जो भी मिलेगा वो करेगी, क्योंकि जब तक इंसान पसीना नहीं बहाता उसे किसी और का पसीना नहीं दिखता। सोनिया का चेहरा सख्त हो गया। वह कुछ बोलने वाली थी, पर फिर उसने आरव को देखा। आरव की आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। सोनिया ने बहुत धीरे कहा, ठीक है। मैंने रोहन से कहा, और तुम? रोहन ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। मैंने सिर हिलाया। फिर मैं वंदना की तरफ मुड़ी, कल सुबह 8:30 बजे तैयार रहना। वंदना मुस्कराई। सोनिया ने आखिरी सवाल पूछा, माँ जी अगर कल हमें काम नहीं मिला तो? मैंने बहुत शांत आवाज़ में कहा, तो परसों भी ढूंढोगे, और अगर तुम्हें लगे कि ये सब बहुत मुश्किल है तो याद करना कल रात तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल क्या था, मुझे भीगते देखना या तुम्हारा डिनर खराब होना। सोनिया चुप रही, और उसी चुप्पी में मुझे समझ आया, यह लड़ाई पैसों की नहीं है, यह लड़ाई आदत की है, और आदतें एक दिन में नहीं टूटती। लेकिन अब मेरे हाथ में एक चीज़ थी, न सिर्फ बैंक का कंट्रोल बल्कि अपने जीवन का कंट्रोल। रात को जब वे लोग चले गए,
आरव ने जाते जाते मेरी उंगली पकड़कर कहा, दादी, कल आप मुझे स्कूल छोड़ दोगी? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, और कल दादी कुछ और भी करेगी, क्योंकि कल सुबह मैं सोनिया को उस जगह ले जाने वाली थी जहाँ असली दुनिया शुरू होती है और जहाँ से अक्सर इंसान का घमंड टूटता है। और मुझे पता नहीं था कल उसी जगह पर मुझे एक ऐसा सच पता चलने वाला है जो सिर्फ सोनिया नहीं, रोहन को भी हिला देगा। अगली सुबह 8:30 बजे मैं तैयार थी, वंदना भी आ गई थी, रोहन और सोनिया नीचे सोसाइटी के बाहर खड़े थे। चेहरे पर डर और नींद दोनों। आरव स्कूल की ड्रेस में नहीं था, आज उसे घर पर ही रखना था, क्योंकि आज की सीख किताबों की नहीं थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, चलो। सोनिया ने धीमे से पूछा, पहले कहाँ? मैंने कहा, पहले बैंक, क्योंकि नौकरी ढूंढना भी जरूरी है और सच्चाई जानना भी। रोहन ने घबराकर कहा, माँ, बैंक में क्या? मैंने उसे देखा, वही जो तुम लोग कल मुझे कहते रहे। कुछ भी नहीं, अब देखते हैं सच में कुछ नहीं है या बहुत कुछ है। हम लोग पास वाले सरकारी बैंक की ब्रांच पहुंचे। अंदर लाइन लगी थी, काउंटर के पीछे लोग भागदौड़ कर रहे थे। मैंने मैनेजर से मिलने का समय पहले ही ले रखा था, एक मध्यम उम्र के मैनेजर। देशमुख जी हमें केबिन में ले गए। उन्होंने मेरी फाइल खोली और बोले, हेमलता जी, आपने कल रात जो रोक लगवाई वो सही समय पर लगवाई, क्योंकि आपके नाम से पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे लेन देन हुए हैं जो सामान्य नहीं लगते। रोहन ने तुरंत कहा, नहीं सर, सब खर्च घर का ही है। देशमुख जी ने मेरे सामने स्क्रीन घुमाई और बोले, देखिए, आपकी पेंशन वाले खाते से हर महीने एक तय रकम एक दूसरे खाते में ऑटो ट्रांसफर हो रही है। यह स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपके नाम से एक्टिव है। मेरा माथा ठनका। मैंने पूछा, किस दूसरे खाते में? उन्होंने नंबर दिखाया। वो रोहन का ही खाता था। मेरे पेट में जैसे बर्फ डाल दी गई। मैंने रोहन की तरफ देखा, वह आंखें चुराने लगा। सोनिया ने रोहन को घूरा, ये क्या है? रोहन बोला, माँ, मैंने बस सुविधा के लिए, ताकि EMI टाइम पर। मैंने शांत आवाज में कहा, सुविधा के लिए? तुमने मेरी पेंशन का रास्ता बदल दिया और मुझे बताया भी नहीं। देशमुख जी ने आगे कहा, और एक बात, आपके नाम पर एक टॉपअप लोन भी है, करीब 18 लाख का, और 2 क्रेडिट कार्ड जिनमें पेमेंट ड्यू काफी बढ़ा है। मैं सन्न रह गई। 18 लाख मेरे मुंह से निकला। रोहन ने कुर्सी पर जैसे दम छोड़ दिया। सोनिया के होंठ कांपने लगे। वंदना ने बस इतना कहा, हे भगवान। देशमुख जी ने कहा, लोन की प्रोसेसिंग ई-साइन से हुई है। OTP जिस मोबाइल पर गया वो नंबर। उन्होंने नंबर पढ़ा, वो रोहन का नंबर था। कमरे में हवा भारी हो गई। मैंने रोहन से पूछा, यह तुमने किया? रोहन की आंखों से पानी निकल आया। उसने सिर झुका लिया। सोनिया की आवाज़ निकल गई, रोहन, तुमने माँ जी के नाम पर लोन लिया? रोहन ने कांपती आवाज़ में कहा, माँ, मैं फंस गया था। मैंने सोचा बस कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा। ऑफिस में प्रोजेक्ट अटक गया, फिर ME, फिर स्कूल, फिर मैंने उसे बीच में रोका नहीं। मैंने सिर्फ इतना पूछा, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? रोहन ने रोते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था आप मना कर देंगी, और सोनिया को भी। सोनिया ने झट से कहा, मुझे भी, मुझे कुछ नहीं पता। वंदना ने सीधा सवाल किया, ये पैसा गया कहाँ? रोहन ने चुप्पी तोड़ी, कर्ज उतराने में, क्रेडिट कार्ड में, और कार की किश्त, और कुछ सोनिया के खर्च। सोनिया ने गुस्से से कहा, मेरे नाम पर मत डालो। मैंने तो बस। फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई, क्योंकि उसे भी अपनी सच्चाई याद आ गई। बड़े खर्च, ब्रांड दिखावा। मैंने देशमुख जी से कहा, मेरे पास यह लोन चुकाने की ताकत नहीं है। मैं बूढ़ी हूँ, ये मेरी बचत थी। देशमुख जी ने बहुत साधारण शब्दों में समझाया, हेमलता जी, यही तो समस्या है। कई बार घर के लोग सुविधा के नाम पर बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा खतरे में डाल देते हैं। आपको अब 3 काम करने होंगे। पहला, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बंद। दूसरा, आपके खाते की एक्सेस सिर्फ आपके मोबाइल पर। तीसरा, इस लोन की जिम्मेदारी किसकी है?
ये लिखित में तय। मैंने रोहन की तरफ देखा और कहा, तुमने कल मुझे बारिश में खड़ा करके जो किया वो सिर्फ अपमान नहीं था, वो एक चाल भी थी, है ना? ताकि मैं अंदर आकर सवाल न करूं, ताकि मैं दस्तावेज न देखूं। रोहन ने सिर झुका लिया। उसने बस इतना कहा। माँ, मैं गलत हूँ, सोनिया ने अचानक धीमे स्वर में कहा। तो कल रात मेहमान, मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, और तुमने अपनी क्रूर बातों से उसमें आग लगा दी। सोनिया की आंखें भर आईं। अब वह डर के साथ शर्म भी महसूस कर रही थी। और यही असली शुरुआत थी। मैंने देशमुख जी से कहा, मैं पुलिस में नहीं जाना चाहती, ये मेरा बेटा है, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी की कमाई किसी की आदत बन जाए। देशमुख जी ने कहा, फिर एक समझौता करिए पर कागज पर, और अगर आगे कुछ गलत हुआ तो रिकॉर्ड आपके पास हो। मैंने उसी समय फैसला लिया। मैंने रोहन से कहा, ध्यान से सुनो, मैं आज एक भी खाता नहीं खोल रही, लेकिन मैं तुम्हें डूबने भी नहीं दूंगी, क्योंकि इससे आरव भी डूबेगा। पर अब सब कुछ नियम से होगा। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, पहला नियम, यह लोन अब तुम्हारे नाम ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। बैंक जो बोलेगा तुम करोगे। दूसरा, कार बिकेगी, दिखावा खत्म। तीसरा, तुम लोग उस बड़े फ्लैट में नहीं रहोगे किराए पर, छोटा घर या सस्ता इलाका। चौथा, सोनिया नौकरी करेगी, कोई भी नौकरी। पांचवां, आरव की फीस मैं सीधे स्कूल में जमा करूंगी, तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं दूंगी। और छठा, मेरी पेंशन अब सिर्फ मेरे खाते में आएगी, किसी के सुविधा वाले रास्ते से नहीं। सोनिया तड़पकर बोली, माँ जी, छोटा घर, लोग क्या कहेंगे? मैंने बहुत सरल बात कही, लोग क्या कहेंगे से पहले सोचो कल रात लोग क्या देख रहे थे। सोनिया चुप हो गई। रोहन ने धीमे से कहा, माँ, मैं सब करूँगा। वंदना ने कहा, और एक बात, अब ये सब बोलकर नहीं, लिखकर होगा। हम वहीं बैंक में बैठे बैठे एक छोटा सा लिखित समझौता बनाने लगे। किस महीने कितना खर्च कौन देगा, कौन जिम्मेदार होगा, और मेरी सीमाएं। यह कोई बड़ा कानून नहीं, बस एक साफ वादा था, ताकि बाद में कोई मुकर न सके। देशमुख जी ने कहा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार अपनी जगह है, पर पैसे का हिसाब साफ होना चाहिए। यही मैं आपको एक छोटी सी सीख दे दूं, बहुत आसान शब्दों में। अगर आपके खाते में कोई और ओटीपी देखता है, या आपका यूपीआई किसी और के फ़ोन में है, तो आप खुद अपने पैसे की चाबी किसी और को दे रहे हैं, फिर दुख भी वही देगा। इसलिए हर परिवार में दो चीज़ें अलग रखें, प्यार और पासवर्ड। बैंक से निकलकर हम लोग रोजगार कार्यालय जैसे एक स्किल सेंटर गए। सोनिया का चेहरा उतरा हुआ था। अब उसके अंदर मैं बड़ी हूँ वाला घमंड नहीं था। अब उसे पता चल गया था कि असली दुनिया सिर्फ पार्टी और डिनर नहीं, जिम्मेदारी भी है। सेंटर में एक काउंटर पर लड़की बैठी थी। उसने सोनिया से पूछा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस? सोनिया ने कहा, मैंने 8 साल काम नहीं किया। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, शुरुआत छोटे काम से होगी। सोनिया ने धीरे से कहा, छोटा? मैंने वही कहा, काम छोटा नहीं होता, नीयत छोटी होती है। वंदना मुस्कराई। रोहन का चेहरा अभी भी शर्म से भरा था। उसने मेरे कान में कहा, माँ, मैं सच में टूट गया हूँ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, टूटना बुरा नहीं है, अगर उसके बाद आदमी बदल जाए। उस दिन सोनिया ने 3 जगह पूछताछ की, एक प्ले स्कूल, एक मेडिकल स्टोर और एक सुपरमार्केट। 2 जगह उसे मना कर दिया गया। तीसरी जगह मैनेजर ने कहा, ट्रायल पर आ जाओ, कैश काउंटर और स्टॉक सीखना पड़ेगा। सोनिया ने पहली बार बिना नखरे के कहा, ठीक है। रोहन ने उसे देखा जैसे वह पहली बार उसे असल में देख रहा हो। शाम को हम घर लौटे तो सोनिया ने धीमे से कहा, माँ जी, कल रात मैं बहुत गिर गई थी। मैंने पूछा, तुमने मुझे थाने में बैठने क्यों कहा? सोनिया ने सिर झुका लिया, क्योंकि मुझे लगा आप हमारे बीच घुस रही हैं, और मुझे डर था कि लोग मेरे सामने आपको ज़्यादा इज्जत देंगे। मैंने कहा, इज्जत कोई छीन नहीं सकता, पर इंसान खुद गिरकर खो देता है। सोनिया रो पड़ी। इस बार वह रोना सिर्फ डर का नहीं था,
उसमें पछतावा भी था। रोहन ने मेरे सामने पहली बार सच्चे मन से कहा, माँ, मैं कल रात भी गलत था और बैंक वाली बात में भी मैंने आपकी मेहनत को अपना अधिकार समझ लिया। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, शर्मिंदा होना अच्छी बात है, पर अगला कदम? उसने कहा, मैं दूसरा काम ढूंढूंगा, ओवरटाइम करूंगा और जो लोन है उसे मैं अपने नाम करूंगा। मैं आपको फिर कभी ऐसी हालत में नहीं रखूंगा। अगले कुछ हफ्ते बहुत कठिन थे। सोनिया ने सुपरमार्केट में काम शुरू किया। पहले दिन घर आकर उसके पैरों में दर्द था। उसने कहा, 8 घंटे खड़े रहना बहुत मुश्किल है। मैंने शांति से कहा, हाँ, और 3 घंटे बारिश में खड़े रहना। वह चुप हो गई और पानी पीने लगी। धीरे धीरे उसने समझा कि थकान क्या होती है और कमाई की कीमत क्या होती है। रोहन ने दूसरी जगह पार्ट टाइम किया। उन्होंने कार बेच दी, बड़े फ्लैट का सामान धीरे धीरे सिमटा। वे लोग छोटे किराए के घर में शिफ्ट हो गए। शुरुआत में सोनिया की आंखें कई बार भर आईं, पर अब वह रोती नहीं थी, वह सीखती थी। आरव को हमने नज़दीकी सरकारी स्कूल में डाला। शुरू में रोहन डर रहा था कि कहीं आरव पीछे न रह जाए, पर 2 महीने में आरव के चेहरे पर अलग खुशी थी। वह बोला, दादी, यहाँ दोस्त ज़्यादा हैं और टीचर भी बहुत प्यारी है। यह सुनकर मेरे अंदर कुछ मुलायम हुआ। एक शाम रोहन मेरे पास बैठा और बोला, माँ, मुझे सच में लग रहा है कि हमने झूठे स्टेटस के चक्कर में अपना घर खराब कर दिया था। मैंने कहा, स्टेटस वो नहीं जो पहनते हो, स्टेटस वो है जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में कहते हैं। कल रात तुमने मुझे बाहर रखा तो तुम्हारा स्टेटस गिर गया। अब तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा स्टेटस उठ रहा है। सोनिया एक दिन खुद मेरे पास आई। उसने कहा, माँ जी, मैं उन मेहमानों को कॉल करना चाहती हूँ जो उस रात थे। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैंने आपके बारे में गलत बातें कही थी। मैं सच बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको बाहर रखा था और वो बहुत गलत था। वह बात सुनकर मैं हैरान भी हुई और खुश भी, क्योंकि असली बदलाव वही है जब इंसान सिर्फ पैसा वापस नहीं, इज्जत वापस करने की कोशिश करे। उसने सच में कॉल किया। कुछ लोगों ने उसे डांटा, कुछ ने बस चुपचाप सुन लिया, पर सोनिया ने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद एक दिन उसने मेरे पैर छुए और बोली, माँ जी, आपने मुझे गिराया नहीं, आपने मुझे बड़ा किया। मैंने बस इतना कहा, बड़ा होना उम्र से नहीं, समझ से होता है। 3 महीने बाद बैंक में लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। अब मेरी पेंशन मेरे ही खाते में आती थी। मेरे फ़ोन पर ही OTP आता था और मैंने अपनी एक छोटी सी डायरी बनाई। कहाँ कितना खर्च, किस तारीख को क्या पेमेंट। यह आदत मैंने आरव को भी सिखाई। वह बोला, दादी, पैसे भी गणित जैसे होते हैं। मैंने हंसकर कहा, हाँ बेटा, और गणित में झूठ नहीं चलता। 1 साल बाद वही रोहन जो मुझे दरवाजे पर छोड़ देता था, हर रविवार मेरे घर आकर मेरे हाथ का खाना खाता। सोनिया भी आती थी, पर अब उसकी आंखों में अकड़ नहीं थी। वह रसोई में मेरी मदद करती और जाते समय पूछती, माँ जी, कुछ चाहिए? और यह सवाल अब पैसे के लिए नहीं, अपनापन के लिए होता। आरव अब दादी की इज्जत करना सीख गया था। एक दिन उसने स्कूल से आकर कहा, दादी, आज हमारी टीचर ने कहा, जो बड़ों की इज्जत करता है वो खुद भी बड़ा बनता है। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, और जो बड़ों को बाहर खड़ा करता है वो अंदर से छोटा रह जाता है। फिर भी मैं यह नहीं भूलती कि हर परिवार में ऐसे मोड़ आ सकते हैं। इसलिए मैंने सोसाइटी के कुछ बुजुर्गों के साथ एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया। हम महीने में एक दिन मिलते और बहुत आसान भाषा में बात करते। बैंक और संयुक्त खाते, सहावेदक बनने का खतरा और सबसे जरूरी सीमा कैसे बनानी है। मैं उनसे कहती, बच्चों से प्यार करो, पर अपने नाम की सुरक्षा भी करो, क्योंकि अगर आपकी बचत खत्म हुई तो वही लोग आपको बोझ कहने लगेंगे। मेरी कहानी फैलने लगी। कुछ दादियाँ आईं और बोली, हेमलता जी, मेरी बेटी भी मेरे पैसे से अपना घर चलाती है
और बात ऐसे करती है जैसे मैं कुछ नहीं। मैंने उन्हें वही सिखा दिया जो मैंने खुद सीखा था, पहले डर छोड़ो, फिर नियम बनाओ और फिर अमल करो, क्योंकि सम्मान मांगकर नहीं मिलता, सम्मान तय करके मिलता है। आज अगर आप मेरी इस कहानी से बस एक बात याद रखें तो वो यह है, मदद करना अच्छा है पर खुद को मिटा देना नहीं। परिवार जरूरी है पर अपनी इज्जत उससे भी जरूरी है। और अगर कोई आपको आपके ही पैसे से खरीदना चाहे तो समझ लीजिए वो आपको प्यार नहीं, इस्तेमाल कर रहा है। अब जाते जाते एक छोटा सा काम करिए। आप ये कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं? नीचे कमेंट में अपना शहर लिख दीजिए। अगर आपको यह कहानी एक सीख लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कर दीजिए जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है लेकिन बदले में सम्मान नहीं पाता, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी किसी की जिंदगी बचा देती है।